अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। एक तनाज़ा जिसको ख़त्म करने के लिए अब तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि उसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों का मौक़िफ़ यही है कि आला अदालत इस मामले की छानबीन करे। जज अरशद मलिक की वीडियो के सामने आए तकरीबन एक दिन गुजर गया और कई दिन गुजर गए हैं। तहकीकात से मुतालिक तो कोई पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई, मगर मुलाकातों का सिलसिला अब भी जारी है। आज एक बार फिर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात हुई और ये रवा हफ्ते के दौरान दूसरी मुलाकात है, मगर इन मुलाकातों की तफसीलात अभी सामने नहीं आ सकी हैं। मुलाकातों से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द कोई अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है, मगर अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात खुद करेगी, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस मामले का सारा बोझ अदलिया पर डाल दिया है। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने आज फिर ये बात दोहराई कि हुकूमत खुद से इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो रजिस्ट्रार उनका ख़त हमारी तरफ भेजता है कि जी हमारी रिकमेंडेशन ये है कि फ़लाँ को अपॉइंट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गोज़ बाय दैट। तो आप कहते हैं कि ये अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या हटाने का मामला हुआ अरशद मलिक साहब को, तो वो हाई कोर्ट ने देखना है, चाहे अरशद मलिक हो या कोई भी हो। द हाई कोर्ट हैज़ टू गिव द लीड, हैज़ टू गिव द गाइडेंस। गवर्नमेंट वीडियो लीक्स पे कुछ नहीं करेगी? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम करेंगे तो दैट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द जुडिशरी। वी विल नॉट इंटरफेयर विद द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो आप कहते हैं कि आज खुद नोटिस लें चीफ जस्टिस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इन मामलात में हिदायत देती है, जिसके बाद हुकूमत इक़दाम करती है। हुकूमत खुद अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अहम बात यह है कि एक शिकायत की बुनियाद पर जिस काजी फ़ाइज़ से मुतालिक तो ख़ुद हुकूमत ने रेफरेंस भिजवाया, उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए। फैज़ाबाद धरना केस में जो उसका जो फैसला है उसके खिलाफ नज़रसानी अपील में उनकी ज़ात पर सवालात उठाने तक की बात आई। फिर उस मामले से हुकूमत पीछे हटती नजर आई। फिर नज़रशुदा जो अपील थी उसमें बातों का जिक्र नहीं था, लेकिन एहतसाब अदालत के मामले में हुकूमत चाहती है कि अदालत खुद फैसला कर ले। और अब ये बहस जारी है कि कौन सी अदालत जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक कार्रवाई करेगी और जिम्मेदारी किसकी बनती है। मुलाकातें हो रही हैं, मगर इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। कल भी आपसे इस हवाले से बात हुई थी, आज भी अवाम के सामने मामलात रखिएगा। जज अरशद मलिक साहब की इस्लामाबाद के कायम मकाम चीफ जस्टिस से फिर मुलाकात होना, फाइनली कोई तस्वीर बनती नजर आई है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, इशू रिजॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि सियासी भी बन गया है, रोज़ाना इसी हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। जी शाहजेब, वाक़तन ये इशू जो है वो बहुत तेज़ी से अब बहुत बड़े पैमाने पर जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज हमारी बहुत अहम ज़राए से कुछ बात हुई है और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर इस तरह से करूँगा कि जब पहली वीडियो लीक आई तो फिर उसके बाद जज अरशद मलिक और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी उस पहली वीडियो लीक्स के हवाले से बातचीत हुई और उस गुफ्तगू के अंदर और उन सवाल जवाब के सेशन के अंदर जो जज अरशद मलिक हैं उस जो उनकी नासिर भट्ट से जो उनके घर पे होने वाली मुलाकात है उसमें क्या गुफ्तगू हुई, वो तमाम मामला जो थे वो पहली मुलाकात के अंदर अरशद मलिक जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज किए जज आमिर फारूक के पास। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो ये तमाम इंफॉर्मेशन ले करके जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुलाकात की, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई और ये मुलाकात और उसमें होने वाली तमाम शवाहिद जो हैं वो अदालत चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। आज फिर एक मरतबा अचानक जो उनको तलब किया गया है जज अरशद मलिक को, उसका फॉलोअप ये है कि एक नई जो तस्वीर है वो सामने आई है सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ हवालों से। तो उस पर क्योंकि ये हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये दुबई में होने वाली मुलाकात है और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जज अरशद मलिक से इस बारे में पूछा गया कि ये क्या है वाक़या और ये आप फिर क्यों एक और मुलाकात जो की तस्वीर है इसकी क्या कहानी है। तो इस हवाले से जो हमारे ज़राए का कहना है कि जज अरशद मलिक की तरफ से ये तमाम उस मुलाकात की भी तफसीलात जो है वो बताई गई कि उनकी तकरीबन दुबई के अंदर 3 मुलाकातें जो हैं वो ऐसी इस नौइयत की हुई हैं और उसमें उन्होंने कुछ जो है अहम अदालती शख्सियात के नामों के हवाले से भी कुछ जिक्र जो है वो किया गया है। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो उनके सामने आई है।
जबकि एक और इंफॉर्मेशन भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ज़राए का ये दावा है कि वीडियो लीक्स आने के बाद ये मामला पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वहाँ तक भी पहुँचा और उस लेबॉर्ट्री में इसका फोरेंसिक जो ऑडिट है वो भी किया जा चुका है और उसके हवाले से जब उसकी रिपोर्ट आई है सामने तो हुकूमत के मौक़िफ़ के अंदर एक तब्दीली आई जो कि फिरदौस आशिक अवान जिस किस्म के दावे कर रही थी। ताहम इसी हवाले से इसी से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए की तरफ से है और उनका ये दावा है कि इस जो वीडियो है इसका फोरेंसिक ऑडिट एक ऐसी लंदन की लेबॉर्ट्री जिससे के मुख्तलिफ लंदन की अदालतें जो है वो अपना चीज़ें भिजवाती हैं और फोरेंसिक ऑडिट वगैरह करवाती हैं, उस हवाले से उसका फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है और वो भी तैयार है। उसकी रिपोर्ट भी जो है वो चंद दिन के अंदर मिलेगी। पर ये कहा जा सकता है कि मुमकिना तौर पर अब इस हवाले से जो भी कार्रवाई या एक्शन होगा या नोटिस लिया जाएगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही की तरफ से होगा। जी हाँ, कुछ इस तरह से ये भी इतलात हैं गो के इन इतलात की तस्दीक नहीं हो सकी है। मैं एक मरतबा फिर कहूँ कि एक ऐसी इतलात भी है कि इसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है अदलिया के दो बड़ों के दरमियान में हुई है जो स्काइप कॉल के हवाले से, क्योंकि कुछ ज़राए का ये दावा है लेकिन इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम ये बात भी शेयर हुई है और वो ये हुई है कि जो नून लीग है वो इस हवाले से शायद किसी अप्रोचमेंट की तरफ है कि वो नाम जो कि उस वीडियो में जज अरशद मलिक ने डिस्क्लोज किए थे उन नामों को शायद आगे नहीं लाया जा रहा है और उसकी शायद वजह ये है कि वो अदलिया के इदारे के ऊपर जो है वो जो अवाम का एतमाद है उसको मुतज़लज़ल ना करने के हवाले से उन नामों को फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से शेयर की गई है। इस पूरे मामले में बहुत से कानूनी सवालात भी उठ रहे हैं और आज इस वीडियो से मुताल्लिक एक आईनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। इस हवाले से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये मसला अब हल अभी तक नहीं हुआ है। फॉरेंसिक का सबका दावा पहले हुकूमत कर रही थी, फिर मामले से पीछे हट गई है। जो जज साहब अरशद मलिक साहब उनकी मुलाकातें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से हो रही हैं, उनकी मुलाकातें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हो रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की। किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन दोनों अदालत से कह रहे हैं कि आप हल करें इस मसले को? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है तीन मुमकिना सूरतें हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट जो हैं वो मातहत अदालतों के हवाले से एक इंतज़ामी इख्तियार रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार रखते हैं और इस किस्म के मामलात जहाँ कोई तफ्तीश की ज़रूरत हो, किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत हो तो हाई कोर्ट करते हैं। जो एहतसाब अदालतें इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, बज़ाहिर उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो उनके हवाले से इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तफ्तीश के हवाले से करें इंक्वायरी की सूरत में। तो एक तो ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कार्रवाई शुरू करे और ये काम मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का नहीं है, ये जुडिशरी ही का काम है कि जुडिशरी के अंदर अगर कोई मामला उठा है, कोई सवाल उठा है तो उसके हवाले से जो कुछ कार्रवाई होनी है वो अदालत ही करे। दूसरी सूरत ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में देखती रही है मामलात को जो बज़ाहिर हाई कोर्ट के ज़ेर इख्तियार भी नज़र आते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई कतगन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस हवाले से खासे मोहतात हैं और कायदे के मुताबिक चलते हैं। जो इख्तियार किसी और इदारे या किसी और अदालत को हासिल हो, आम तौर पर वो यही चाहते हैं कि वो इख्तियार उसी सतह पर इस्तेमाल किया जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ना आए जब तक कि निचली सतह पे इख्तियार का इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन बस एक मुमकिन ये सूरत हाल ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस मामले को भी देख ले। मुझे अगरचे ऐसा होता सरे दस्त नज़र नहीं आता। तीसरी सूरत ये है कि अदालत में जहाँ अपील पेंडिंग है अजीज़िया के हवाले से, वहाँ पे एक दरख्वास्त दे दी जाए कि ये तमाम कार्रवाई, ये ट्रायल जो है इन शवाहिद की रोशनी में कलअदम करार दी जाए और इन शवाहिद को इस वीडियो को साबित करने के लिए अगर गवाहान की ज़रूरत है, अगर एक कार्रवाई की ज़रूरत है तो वो की जाए दौरान अपील ही। तो ये एक तीसरी सूरत हाल है कि दरख्वास्त देकर
उसी अदालत से जो अपील सुन रही है तकाजा किया जाए कि आप इस मामले को देखें और अगर ये साबित होता है तो तमाम ट्रायल को कलअदम करार दें और उस सूरत में फिर हाई कोर्ट री ट्रायल का हुक्म भी दे सकती है। मतलब यानी कि जितने भी तीनों पहलू आप बता रहे हैं उसमें यह बात वाज़ेह है कि यह नहीं हो सकता कि इस मामले को अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिया जाए कि बस अब यहीं छोड़कर मामला आगे बढ़ें। स्टेटस को नहीं रह सकता, इस केस के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी अब छोड़ के आगे बढ़ें और सब मामला तो ऐसे ही चलते रहें। बहुत ही अजीब होगा अगर हम इस चीज़ को मुअल्लक छोड़ दें। एक सवाल पैदा हुआ है, एक शक का कम से कम इजहार किया गया है। ये एक मैं समझता हूँ तमाम निज़ाम की इखलाकी ज़रूरत भी है कि इस मामले को देखा जाए, इसकी छानबीन हो और कानूनी जो है सूरत हाल वो तो अदालत में अगर अपील में इसको बतौर ग्राउंड उठाया जाता है तो वहाँ पर इसका अहाता होगा, लेकिन इसको बिल्कुल इसको सरफ नज़र इससे नहीं किया जा सकता। चश्मपोशी वाला ये मामला नहीं है। तमाम जो निज़ाम है उसके हवाले से ये हमें यकीन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि अगर ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो उसकी तहकीक होती है और उसके हवाले से एक तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, सारे ऑप्शन सामने रख रहे थे। अब देखना होगा इस मामले की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इल्ज़ामात संगीन हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो की इंक्वायरी के लिए एक वकील की तरफ से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 जुलाई को मरियम नवाज और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हवाले से वीडियो दिखाई गई, जिससे ये तासुर मिलता है कि अदलिया आज़ादी से काम नहीं करती और ब्लैकमेल होती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने जवाबी प्रेस रिलीज में मरियम नवाज के लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। सारे मामले की इंक्वायरी से अदलिया के वक़ार, इज़्ज़त और आज़ादी पर उठाए गए सवालात का जवाब मिल जाएगा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद हक़ान अब्बासी और राजा ज़फ़रुल हक़ को फरीक बनाया गया है और दरख्वास्त में वीडियो के मरकज़ी किरदार नासिर भट्ट और पेमरा को भी फरीक बनाया गया है। अभी अदालत ने इस दरख्वास्त के हवाले से फैसला करना है, इस पूरे मामले के हवाले से फैसला करना है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने यह मामला अदालत पर ही छोड़ दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रेलवे में हादसात बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट में तेज़ी आई है। आज फिर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर बुख्ती एक्सप्रेस रहीम यार खान के करीब रेलवे स्टेशन की हदूद में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और हादसे के नतीजे में मुसाफिर ट्रेन का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि 6 से 7 डब्बे शदीद मुतासिर हुए और इस हादसे में 21 अफराद जाँ बहक और 89 ज़ख्मी हुए। इस हादसे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सिग्नल सिस्टम की खराबी के बाइस पेश आया और इस हवाले से वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि हादसा बज़ाहिर इंसानी गफलत का नतीजा लगता है। गफलत बरतने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता माह 20 जून को भी हैदराबाद में मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अब तक गुज़िश्ता 11 माह में ट्रेनों के छोटे बड़े 70 से ज़ायद हादसात हो चुके हैं और ये गुज़िश्ता 6 बरस में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज के हादसे पर भी रद्द-ए-अमल सामने आया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि ट्रेन हादसा निहायत अफसोसनाक है। लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वज़ीर साहिब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती जाने वाली दहाइयों पर मुहित गफलत का फौरी अजाला करें और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम उठाएँ। अब हादसा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, साथ ही इस मौके पर भी माजी की हुकूमतों पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। हालांकि शेख रशीद साहब खुद भी माजी में रेलवे वज़ीर रह चुके हैं। हुकूमत मुआशी नाकामियों का इल्ज़ाम भी गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालती है। अब इक़्तिदार में आए तकरीबन 12 माह होने वाले हैं, ये इल्ज़ाम भी माजी की हुकूमतों पर लगा दिया। मगर आज के हादसे के बाद अपोजिशन की जमातों ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसों पर इस्तीफ़ों की इमरान खान ने बहुत मिसालें दी, अब अपने वज़ीर से भी इस्तीफ़ा लेंगे। खड़ी बोगियों को मिलाकर नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शेख रशीद और इमरान खान सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मुल्क भर में महकमा रेलवे की तरह मुल्क भर को चलाया जा रहा है और वो मुल्क में को भी महकमा रेलवे की तरह चलाने की मिसालें देते रहे। फिर नून लीग ने भी शेख रशीद से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और इस वक्त अपोजिशन वज़ीर रेलवे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो भी हर ट्रेन हादसे पर वज़ीर रेलवे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते थे। मिसाल वो फिर मगरबी ममालिक की देते थे, ख़ास तौर से बरतानिया की देते थे और फिर इस्तीफ़ों का मुतालबा करते थे। कोई जिम्मेदार है इसका? एक तो होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन ज़लज़ला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है। एक सिग्नल
तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। अब अपोजिशन वज़ीर आज़म को उनके माजी के बयानात याद दिला रही है, मगर वज़ीर आज़म आज के हादसे की जिम्मेदारी भी माजी पर डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शेख रशीद की कारकर्दगी से खुश हैं, न सिर्फ खुश हैं बल्कि वो तारीफ़ें भी करते रहते हैं। हालिया पिछले दिनों भी तकरीब में मुख्तलिफ हादसात के बावजूद भी उन्होंने तारीफ़ की। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आप जुनूनी तरीके से, एक जज्बा और जुनून से, जिस तरह आप पाकिस्तान की रेलवे को बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सारा पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको दुआएं देगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप बार बार मेरे से नई ट्रेन्स का आगाज करवाते हैं। अब हुकूमत इस बात की दावेदार है, ये समझती है कि नई ट्रेनों का आगाज़ हो रहा है और सूरत हाल पहले से बेहतर हो रही है, मगर क्या ऐसा है? 21 जून को डॉन अखबार में शाया होने वाली खालिद हसनैन की खबर के मुताबिक रेलवे इंतजामिया ने अपनी तरजीहात पर नजरसानी नहीं की है, तो ट्रेनों के हादसात बढ़ने का खदशा है। ये उस वक्त उन्होंने कहा था कि ट्रेनों के हादसात मजीद बढ़ने का खदशा है। रेलवे मुलाजमीन का शिकवा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वज़ीर रेलवे उनकी सुनते नहीं हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके नई ट्रेनें चलाने और रेलवे के मुनाफे में इजाफे के बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब रेलवे बदतरीन इंतज़ामी और ऑपरेशनल दौर से गुजर रही है। हादसों में इजाफा हो रहा है, मगर वज़ीर रेलवे की सारी तवज्जो ट्रेनों के ऑपरेशन को बढ़ाने पर है। खबर के मुताबिक रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने, ट्रैक्स को बहाल करने, नए इंजन और डब्बों की खरीदारी, 10,000 से ज़ायद भर्तियों और दीगर मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। खबर के मुताबिक वज़ीर रेलवे की हिदायत पर गुज़िश्ता 6 माह में 30 नई ट्रेनें शुरू की गईं, मगर इन ट्रेनों के इफ्तिताह के मौके पर रेलवे हुक्काम से कहा गया कि वो हंगामी तौर पर पुराने इंजन और डब्बों को ही इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ट्रेन की जो इंजन हैं और डब्बों की किल्लत है और रेलवे का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इसके अलावा वज़ीर रेलवे ने 10,000 से ज़ायद नई भर्तियों का अमल भी रोका हुआ है। बगैर तैयारी के नई ट्रेनों का आगाज़ किया जा रहा है। जो नई ट्रेनें आ रही हैं उनके लिए इंजन और डब्बों का भी इंतजाम नहीं किया गया, पुराने डब्बों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मगर ये शिकायत है कि वज़ीर रेलवे इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे खुद वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, अपोजिशन एतराज़ उठा रही है, खान साहब को उनके अपने माजी के दावे याद दिला रही है, जिसमें वो हर हादसे के बाद वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, दुनिया भर की मिसालें देते थे, बरतानिया की ख़ासतौर से जहाँ उन्होंने 18 गर्मियाँ गुजारी हैं, बार बार मिसालें देते थे। अब आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा ये कहकर हो रहा है, आप पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। देविद भाई, मैं स्ट्रेट वे आपसे गुजारिश करता हूँ। मेन हादसा यही हुआ है पहला, जिसमें 16 अफराद जाँ भाग हुए हैं। एक पिछले महीने हुआ जिसमें 2 ड्राइवर, एक इसका असिस्टेंट जाँ भाग हुआ, एक मिल्लत और शालीमार में एक आदमी मारा गया। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे, मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हैं इस वक्त 136 पैसेंजर ट्रेनें रोज़ाना चल रही हैं और 55 फ्रेट ट्रेनें रोज़ाना चल रही हैं। 1300 हमारे मैंड फाटक हैं जहां आदमी खड़ा है, 1500 बगैर आदमी के खड़ा है। 1500 फाटकों और 1300 आदमियों, जो 1500 अनमैन फाटक हैं, उसमें मोटरसाइकिल वाला जबरदस्ती क्रॉस करता है, देख रहा है ट्रेन आ रही है, फिर भी वो जाता है। अगर आपके सामने मैं तादाद रखूं, 14-15 में 89 एक्सीडेंट हुए, इसमें डिरेल भी शामिल है। मैंने अपने 3 एक्सीडेंट शामिल कर दिए हैं। 15-16 में 76 हैं, 16-17 में 78 हैं, 17-18 में 67 है, मेरे 70 से 74 डिरेलमेंट है। अनमैन बगैर फाटक, बगैर जहां फाटक वाला है उसके जो लोग क्रॉस करते हैं वो 70 बनते हैं टोटल। मेजर ये 3 एक्सीडेंट हैं। और कौम को ये समझना चाहिए कि ये चीन और इंडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है और किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 साल काम नहीं किया। ML1 हमने 10 महीने मेहनत की बाद प्लानिंग कमीशन को कल जमा कर दिया। जब तक ML1 1800 किलोमीटर नया ट्रैक नहीं बनेगा, 1861 का बना हुआ खास तौर पर रोडी और नवाबशाह के दरमियान ट्रैक, मोस्टली एक्सीडेंट जो हैं ये सिंध के इलाके में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया।
और इस वक्त जो बुनियादी बात है कि 1300 ब्रिजेस में भी लोग देखते हैं ट्रेन आ रही है, फिर भी रेलवे ब्रिजेस से, छोटे ब्रिजेस से गुजरते हुए, इसमें हम सारे डिरेलमेंट, इसमें जो फाटक क्रॉस करते हुए वो हमारे 30 जून गुजर गया है, हमारे हादसात ज्यादा नहीं है लेकिन हादसात का मुकाबला नहीं है। मैं इस इंसानी गफलत का एतराफ करता हूं। हमने 15-15 लाख रुपया, ये कोई कीमत नहीं है इंसानी जान की, लेकिन हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में गरीब आदमी की, गरीब की सवारी जो है, इस वक्त 7 करोड़ लोग रेलवे पे सफर कर रहे हैं, 60 लाख पैसेंजर हमने बढ़ाए हैं, 10 अरब रुपया हमने ज्यादा कमाया है, 4 अरब रुपया हमारा ऑयल में ज्यादा लग गया, 2 अरब रुपया हमारा पेंशन और दूसरे मसलों में, 4 अरब रुपए का हमने खसारा। मगर मुझे ये बताइए ना, आप एक तो ML1 पता नहीं बहुत अरसे से बन रहा है, गुज़िश्ता हुकूमत भी चाइना उस सब के साथ मामलात आगे लेके बढ़ी, फिर 2017 में डिज़ाइन फाइनल हो गया, मई 2018 में PC1 हो गया। अब आप अभी भी कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन में जाके जमा कराया, इसमें कितना टाइम लगेगा? आप लोगों को भी आए 11 महीने हो गए हैं, मगर वज़ीर आज़म दूसरों से तो इस्तीफे का मुतालबा करते थे कि इस्तीफा दो। अब आपसे ज़ाहिर इस्तीफा तो नहीं मांगा होगा, आपके दोस्त हैं, थोड़े से नाराज तो हुए होंगे आपसे? कोई नाराज नहीं, इमरान खान और मेरे में कोई बाल बराबर फर्क नहीं है, और मेरी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इमरान खान इस मुल्क में कामयाब हो, और रेलवे की कामयाबी के लिए मैं कोशा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं कि ML1 14 साल पहले मैंने साइन किया था। ये पुल बनाते रहे, ये सड़कें हैं बनाते रहे, ये बाबा असल काम ट्रैक था। 70 पहले 14 साल पहले मैं आया, 62% पॉपुलेशन में से ट्रैक गुजरता था। 14 साल के बाद अब ये 70.13% पॉपुलेशन में से गुजरता है। मैंने 50-100 चाइनीज को ला के ये फिजिबिलिटी बनवाई है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, PC1 बनवाया है, और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं कि ये ML1 शुरू हो, वरना रेलवे का अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है, 1816 में ये पटड़ी पड़ी है जी, 1861 में, और सिंध के अंदर जो है इसकी पटड़ी को सबसे पहले ठीक करेंगे, नवाब शाह कोठरी को नई लाइन डालेंगे, नई पटड़ी डालेंगे, और यहां जो पटड़ी बेहतर हुई उनको ब्रांच लाइनों में चल। एतराज हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बजाय हर दफा एक नई तकरीब करने के लिए कि मैंने एक और ट्रेन खोल दी है, और जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी आते हैं, वो आपकी तारीफ़ें कर देते हैं, आप उनकी तारीफ़ें कर देते हैं, सिर्फ इस पर आपका फोकस है। और मसला ये कि जब मैं तहकीक कर रहा था तो देखा कि आपने भी 2-2, 3-3 महीने की बात और 100 दिन की बात तहरीक इंसाफ तो करती थी। आपने भी अगस्त 2018 में कहा कि 120 दिन में मामला ठीक कर देंगे आप, दिसंबर 2018 तक। अब जुलाई 2019 आ गया। मैंने 2 साल का वादा किया है, PTI 6 महीने 3 महीने कहती है। आप मेरी तकरीरें उठाएं, मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में यह बात की है कि रेलवे 2 साल में ठीक होगी। और रेलवे में देखें, ये भी पिछला साल का खसारा 6 बिलियन है, इस खसारे को भी कम करना है, इस खसारे को भी कम करना है। इसी वसाइल से हमारा जो है PSDP पिछली दफा से बहुत कम है, पैसा नहीं है, जो अर्न कर रहे हैं वही रेलवे पे लगा रहे हैं। कोई हम 1 रुपए की खरीदारी नहीं की जी 1 साल में, और 1-1 बिलियन रुपीस की एक इन्होंने मशीन खरीदी है। 1 रुपया साबित कर दें कोई खरीदारी की है। 35 अरब रुपए की पेंशन है, 31 अरब रुपए की तनख्वाह। अब इस पर खुश कैसे हो सकते हैं आप, और इस पर दाद तो नहीं दी जा सकती कि आपने 1 रुपए की भी खरीदारी नहीं की। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वो काम करती है, तहरीक इंसाफ वाली बात है। वो खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से कहते रहे कि जी हमने तो 1 रुपए की करप्शन नहीं की, फिर उनका बजट भी बच जाता था, खर्चे भी नहीं होते थे, कोई काम भी उनसे नहीं हुआ। जो काम करना शुरू किया तो 2 साल में उनसे अभी तक वो नहीं बन के दे रहा एक पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट। करें खरीदारी आप क्यों नहीं कर रहे? ये कोई क्रेडिट नहीं है कि मैंने खरीदारी नहीं की, आप करें खरीदारी ताकि चीजें ठीक होंगी। चीजें कैसे ठीक होंगी? पैसा जेब में हो तो खरीदारी होती है ना भाई। पैसे की सूरत हाल बड़ी अजीब है। अब टेंडर लगा हुआ है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने टर्की से बात चला रहे हैं, चीन से चला रहे हैं, रूस से चला रहे हैं कि हमारी वर्कशॉपों में आके जॉइंट वेंचर करें। हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन टेंडर फिर लगाया हुआ है। लेकिन जब तक मैं वजीर हूं, मैं किसी एक कंपनी का सब 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक ही कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, एक ही कंपनी को टेंडर दिए जाते हैं। हमने टेंडर को ओपन किया है इस दफा। इंशाअल्लाह 45 दिन पेबरा का जो रूल है उसके बाद टेंडर खुलेंगे, और इस दफा
30-40 पार्टियां इसमें टेंडर में हिस्सा लेंगी। शेख साहब, एक माजी में 10 साल में एक कंपनी को टेंडर दिए जाते थे, तो उसमें अगर कोई करप्शन पकड़ी गई है तो वो आवाम को बता दें, क्योंकि वो अगर एक कंपनी को देते थे 10 साल में, आपने जो नया तरीका अपनाया उसमें आप कह रहे हैं आपने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, तो परफॉर्मेंस क्या है फिर आपकी? देखें, वो सारे अब नैप में हैं, आधी रेलवे नैप में है, सिग्नल नैप में है, लोकोमोटिव नैप में है। अब मैं आपको क्या बताऊं, शालीमार का नैप में है। अभी हमने पाम का, रॉयल पाम का केस खुद 6 दुनिया के चोटी के 6 वकीलों के मुकाबले में लड़के खुद लड़ा है। इसी तरह हम शेब को लेने जा रहे हैं, इसी तरह तहजीब को लेने जा रहे हैं। ये सारे, ये नहीं कि ये कोई मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं। शेख साहब, कोई 1 रुपया कोई गलत साबित किया है अभी तक नैब ने? नोटिस तो बहुत लेते हैं, केस भी बहुत खोलते हैं, कोई 1-आध रुपया भी साबित किया है, या बस अभी तक खबर ही बनाई है नैब ने कि जी हमने नोटिस ले लिया और हम केस की तहकीकात कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है? अफसरों की हाजिरियां होती रहती हैं, फिर अफसर काम नहीं करते हैं। आधी रेलवे नैप में है इस वक्त। इस रेलवे को चलाना भी है, रेलवे में जो अफसर है वो बाहर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अगर आधे नैप में चले जाएंगे तो आधे जो अफसर हैं वो वैसे ही, मेरा मतलब है, मैं ये कहता हूं कि आराम आराम है, बाज लोग कहते हैं काम हराम है, क्योंकि आते ही इतनी बिगड़ी हुई हैं। ये कोई बड़े जरदारी या नवाज शरीफ शहबाज का मसला नहीं है। नीचे तक बहुत नीचे तक करप्शन रस चुकी है, क्योंकि क़यादत में करप्शन थी, उसके असरात इतने दूर तक फैल चुके हैं कि शायद अंदाजा तभी होता है जब इस खाड़े में खुद उतरता है इंसान। साहब, आप पहले भी उतरे हैं इसमें, आप पहले भी वजीर रेलवे रह चुके हैं, और खान साहब तो कहते थे जब ऊपर से चीज़ बदलती है तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अब ऊपर वजीर बदले हैं और आप तो पहले भी रह चुके हैं। आपने पहले भी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोचा? 14 साल पहले मैंने इस ML1 पे दस्तखत किए थे, वापस आया हूं तो अब मैंने साइन किए हैं। लोग कहते हैं कैसे साइन हो गए हैं, लाना पड़ा चाइनीज को, डरते हैं लोग पाकिस्तान आने में। उनको सिक्योरिटी दी, उनको रेस्ट हाउसेस दिए, उनको म्यू गार्डन में पूरा उनके ताम क्याम सब का बंदोबस्त किया। फिर फेज 1 जमा हुआ है, 3 फेजेस में कर रहे हैं, ताकि 5 साल के अंदर अंदर ML1 जो है इस कौम की तकदीर बदल जाए। बहुत शुक्रिया, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो कि तकदीर बदल जाए। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला भी नज़र आए। फिलहाल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। डॉन अखबार के नुमाइंदे खालिद हसनैन हमारे साथ मौजूद। खालिद, बहुत शुक्रिया, आपकी जो स्टोरी थी वो भी हमने आवाम के सामने रखी, शेख रशीद साहब से भी सवाल किए। असल में इस वक्त क्या इशू है जो रिजॉल्व नहीं होके दे रहा है, जिसकी वजह से हादसात भी ज़्यादा हो रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इशू रिजॉल्व होने पर जा रहे हैं जिस तरीके से हुकूमत कर रही है कार्रवाइयाँ? जब शेख साहब आए थे, हमें शेख साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मेन जो फोकस रहा है अब तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चलाने का है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो आप अगर एक सड़क जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो और उस पर आप ट्रैफिक उसको बढ़ाते जाएं, तो आप पहले सड़क को ठीक करेंगे या वहाँ पे ट्रेनों की तादाद बढ़ाएंगे या ट्रैफिक की तादाद को बढ़ाएंगे। तो इसी तरह रेलवे में भी ऐसा ही हो रहा है। जो आपका ट्रैक है 1872 किलोमीटर का, जो कराची से पेशावर तक है, जिसको अब वो ML1 में रिप्लेस करेंगे, जो CPAC के अंडर जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक वो पुराना ट्रैक है और वो जगह जगह से ख़राब है। ज़्यादातर जो हादसा है वो लाहौर और ये सक्खर के दरमियान और सक्खर से कराची के दरमियान हो रहे हैं। इसी तरह आपकी जो लाहौर से पिंडी ट्रैक है वो भी तकरीबन ख़राब है। आपके जो सारी ब्रांच लाइंस हैं वो सारी ख़राब हैं। इसके बावजूद आप इनको तो ये चाहिए था कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग ट्रेन्स थी, एग्जिस्टिंग स्टफ था, उसको पहले ठीक करते, उनकी ऑक्यूपेंसी को बेहतर करते, उनके मामलात को ठीक करते। इन्होंने कम से कम 25 से 30 ट्रेनें नहीं चला दी। उससे आपके मसाइल में इजाफा हुआ है। आपके पुराने ट्रैक पे रेल ट्रैफिक कंजेशन पैदा हो गया है, और इसके साथ साथ आपके 25 से 30 हज़ार लोग पहले ही शार्ट हैं, वो आपके पास है नहीं है। हैज़र्डली सारा काम हो रहा है, ट्रेनें पे ट्रेनें चलती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक और हुआ है कि आपने जो नई ट्रेनें चलाई हैं, आपके पास जो पहले से फालतू जो एडिशनल इजाफी जो कोचेस पड़ी हुई थी, जो उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब कोई एमरजेंसी हो जाए और ट्रेन को टाइम पे चलाया जा सके, वो इस्तेमाल की गई। उनको रिफर्बिश किया गया, रिफर्बिश करके नई ट्रेनें चला दी। इसके बावजूद इसके बाद आप में इतने सीवियर इस वक्त क्राइसिस हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और रेलवे के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं
वो इस वक्त ज़बरदस्त वो यही कह रहे हैं कि ये ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए थी। उन्होंने शेख साहब को ही मशवरा दिया। शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कई दफ़ा कहा कि तमाम रेलवे ऑफिसर्स मेरी इस बात से मुखालफत करते हैं कि नई ट्रेनें ना चलाई जाए, लेकिन मैं ये ट्रेनें चलाऊँगा। उससे वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने 4-4.5 अरब रुपए जो है उसके रेवेन्यू में इजाफा किया है। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि इस रेवेन्यू के इजाफे के साथ साथ आपका जो ट्रैक सिस्टम के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली ड्रेलमेंट्स हो रही हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 ड्रेलमेंट्स ना होती हों, कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई बुरी खबर ना। आज इस एक्सीडेंट के अलावा मैंने एक ये जो आपका लाहौर रावलपिंडी सेक्शन है, इस पर एक ड्रेलमेंट भी हुई है एक गुड्स ट्रेन की, एक ऑयल ट्रेन की। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने सीरियस है। मगर शेख रशीद साहब, बतौर मिनिस्टर रेलवे अगर मेहनत कर रहे हैं और मसला फिर ML1 का है, जब वो अगर हो जाता है मसला रिजॉल्व है, उसमें टाइम तो लगेगा, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो हल नहीं हो जाएंगे और फिर आगे जाके चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी? नहीं देखिए, ML1 तो जब आएगा ना, वो तो अभी उसका इन्होंने सारा उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की है, उधर से पैसे आएंगे, फिर वो बनेगा। लेकिन यहाँ पे इनको ये चाहिए था, मेरे ख्याल के मुताबिक, हो सकता है शेख साहब सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको फोकस करना ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ पे आपके जो बड़ी बुरी जिनकी कंडीशन है, ट्रैक के मुख्तलिफ स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उनको ये ठीक करते हैं ताकि ये ड्रेलमेंट्स एक्सीडेंट्स रुकें। के आज का ये जो एक्सीडेंट, ये कोई उसकी ट्रैक की वजह से नहीं हुआ, रिपोर्टेडली यही हुआ है कि वहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम का कोई फॉल्ट है, और ये मेरी इतलात के मुताबिक ये डिफेक्टिव सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से हुआ है। और ये जो सिग्नल सिस्टम था, ये गुज़श्ता 2-3 दिन से उस स्पेसिफिक स्ट्रेच में ख़राब था। बहुत शुक्रिया। खालिद हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम इशू है, वो भी हल होकर नहीं दे रहा है। कम से कम अब तक कुछ तो सामने आना चाहिए था, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को 11 दिन हो गए हैं। उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने में भी अभी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन एंटी नारकोटिक्स फोर्स राना सनाउल्लाह के खिलाफ अब तक शवाहिद सामने नहीं लाई है और ना ही मंशियात के साथ कोई तस्वीर या वीडियो मीडिया या उनके अहले खाना को दिखाई है। जब हम आपको ये बता चुके हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ये मामूल है कि वो कामयाब कार्रवाई के बाद मुल्जिमान की मंशियात के साथ तस्वीर शेयर करती है, मीडिया को रिलीज करती है, लेकिन राना सनाउल्लाह के मामले में ANF तमाम सबूतों की मौजूदगी का दावा तो कर रही है, लेकिन सामने नहीं ला रही है। साथ ही राना सनाउल्लाह की अहलिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के ड्रग एंड क्राइम ऑफिस को लिखे गए ख़त में यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ANF ने जाए वक़ुआ की कोई वीडियो या तस्वीर सामने ना लाकर क़वानीन की खिलाफवर्जी की है। अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह की अहलिया के ख़त पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया कि मैं भी ऐसा करने का इरादा रखती हूँ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा को लिखने का इरादा रखती हूँ। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का केस ANF के लिए अब टेस्ट बन गया है। इस मामले पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला सना हमारे साथ मौजूद है। नबीला सना साहिबा, बहुत साहबा, काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मगर आपकी जमात के मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा को लिखना, क्या वजह बनी इसकी कि आप अक़वाम मुत्तहिदा को लिख रही हैं? अभी तो पाकिस्तान की अदालतों में केस चलना है, कि आपको एतमाद नहीं है? भाई, मैंने तो पहले चीफ जस्टिस को नोटिस भी दिया था कि आप ये नोटिस लें, इसलिए कि राना साहब की कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी, उनको मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर बंदेशा आता था रात के टाइम। तो राना साहब ने उसको बोला था कि मुझे उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपको वीकनेस है, तो उन्होंने कहा कि आपको मेथी कोपाल का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि उन्होंने वो नहीं लगाया, कुछ और चीज़ का लगाया, और साथ ही उनको नींद की गोलियाँ देनी शुरू कर दी थी। तो जब मैंने उनकी वो तबीयत देखी, उसके बाद मैं ट्यूसडे को मिल के आई हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन तो उनकी तबीयत ठीक थी। लेकिन जो बातें उन्होंने बताई है ना मुझे भाई, अब तो मुझे इन अदालतों पे इत्मीनान तो है, लेकिन वो इत्मीनान या वो नहीं मैं कर सकती कि मुझे राना साहब की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। मैंने अपने तौर पे मोटरवे पुलिस वालों से, मैंने सबसे वहाँ से जाके पूछा भी कि इस तरह किसी की लड़ाई हुई थी, किसी से मनशियात निकली हैं, कोई बंदा पकड़ा गया, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर मैंने उनको कहा कि आप ये मुझे वीडियो वगैरह दे दें, ये मुझे क्लिप दे दें यहाँ से कैमरे के, नहीं वो भी हम नहीं दे सकते। फिर उसके सामने PSO का है पेट्रोल पंप, फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई आप कोई चीज़ तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी ना, तो आप हमें उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखा दें 1 जुलाई की। तो उन्होंने पहले तो मेरी बात करते रहे, फिर वो चुप कर गए। उन्होंने कहा बहन हमारे कैमरे ख़राब हैं। तो भाई अब मुझे बताएं, और मेरे पास क्या रास्ता रह गया था उधर एप्लीकेशन ना भेजने की।
मुझे इन अदारों पे तो कोई यकीन नहीं है। मगर यही और राणा सनाउल्लाह साहब ने बात बताई, तो क्या उन्होंने ऐसी बात बताई जिसकी वजह से आपका यकीन कम हो गया है, भरोसा कम हो गया? क्या ऐसी बातें बताई राणा सनाउल्लाह साहब ने? उन्होंने भाई मुझे यही कहा कि वो जब हम लोग रावी टूल के पास पहुंचे हैं ना, एक रास्ता ठोकर की तरफ जाता है और एक बाबू साबू की तरफ जाता है। कहते अभी हम लोग पीछे ही थे तो एकदम से 15-16 डाले आके उन्होंने रोके हैं गाड़ी के। कहते मैं सोया हुआ था, मुझे नहीं पता, गनमैन ने और ड्राइवर को मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। तो कहते उन्होंने उन दोनों को पकड़ के पीछे ले गए हैं। तो कहते अगर मेरे पास 2-3 मिनट भी होते तो मैंने मीडिया को वहाँ पे बुला लेना था सबको। एकदम से कहते उन्होंने दरवाजे खोले और 4 बंदे अंदर बैठ गए हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं की उनके साथ। तो वो कहते हैं कि जब मुझे ये नैब के ऑफिस के पास से लेके गुजरे हैं ना, तो तब मैंने उनसे पूछा है कि भाई नैब तो गुजर गया, मुझे किधर लेके जा रहे हो? तो तब उन्होंने बताया कि ANF के ऑफिस में हम लेके जा रहे हैं आपको। तो राणा साहब ने कहा, उनको ऐसे ही कहा कि तुम लोग वो अदारे को बदनाम ना करो और उस अदारे का मुंह काला ना करो, ये हरकत मत करना जो तुम्हारे गले पड़ जाए। तो उन्होंने फिर कोई बात नहीं की। कहते फिर वो मुझे लेके वहाँ पे फिर उन्होंने जाके ऑफिस में बिठा दिया उनको। फिर कहते कि आधे घंटे बाद वो मुझे नीचे लेके आए हैं जिधर हवालात थी उनकी। तो कहते वहाँ पे 2 बैग पड़े हुए थे, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो एक में चर्च थी, एक में आइस थी। तो वो सब आपस में बात कर रहे थे कि ये कौन सी चीज़ राणा साहब के ऊपर डाले। तो जो चर्च थी वो कहती वो बैग बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बैग इनकी डिग्गी में नहीं पूरा आएगा। तो पहले फिर उन्होंने कहा आइस डाल दें, फिर उन्होंने कहा नहीं 15 किलो हीरोइन डाल देते हैं इनके ऊपर। तो कहते जब ये ख़त्म की उन्होंने बात, फिर उन्होंने मुझे कहा कि राणा साहब आप 2 मिनट के लिए हवालात में खड़े हो जाएँ, हमने आपकी तस्वीर लेनी है। तो राणा साहब कहते कि मैं तस्वीर नहीं खिंचवा रहा था, ना मैं हवालात में जा रहा था। तो जब कहते उन्होंने मेरे बहुत मिन्नतें की कि नहीं राणा साहब आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हमारी मजबूरी है, हमने तस्वीर ऊपर भेजनी है। कहते फिर मैंने वो तस्वीर अपनी मर्ज़ी से उनको तस्वीर दी। तो अब आप बताएं मैं क्या करूं, किस पे एतबार करूं मैं? मोटर वाले मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, यहाँ की कोई हुकूमत का बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि आमर बंदेशा जो बंदा है वो रात को उनको जाके ड्रग्स दे रहा है, उनको कोई ऐसी मेडिसिन दे रहा है, किसी ने नोटिस लिया है? मैंने राणा साहब की जान अजीज़ा, मैंने जान तो नहीं दिलवानी उनके लोगों के हाथों में। हम लोग भी परेशान हैं। या तो कोई मुझे ऐसी चीज़ बता दें, अगर तो उनके पास कोई सबूत है तो जाहिर बात है हमारे पास अगर कोई सबूत मुझे दिखाएंगे, मुझे करेंगे, तो हम लोग भी तो राणा साहब से पूछने वाले बने ना कि ये काम आपने क्यों किया है। इतनी हम लोगों में जुर्रत हिम्मत। बहुत शुक्रिया नबीला सना साहिबा, अहलिया है राणा सनाउल्लाह की, और कह रहे थे अगर कुछ सबूत है तो हमें दिखा दें, हम राणा सनाउल्लाह से पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों किया है। इतनी हिम्मत मुझ में है कि मैं अपने शौहर से ये बात पूछ सकूं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा। और जो कुछ मंगल के दिन मुलाकात के बाद राणा सनाउल्लाह ने कहा वो अपना वर्जन दे रहे थे। ANF से भी हमने वर्जन के लिए रब्ता किया है, अब तक हम कामयाब नहीं हो सके, मगर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की कारकर्दगी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। मगर ऐसा पहली बार नहीं है, एक और केस भी सामने आया जो ANF की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहा है। एफिड्रीन केस में 9 कंपनियों और कई मुल्जिमान पर एक जैसा इल्ज़ाम लगा था, मगर सज़ा सिर्फ एक शख्स को हुई। इसके अलावा अब तक किसी कंपनी के खिलाफ केस आगे नहीं बढ़ सका। द न्यूज़ जंग में आज फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक एफिड्रीन केस सियासी तौर पर निशाना बनाने की एक बेहतरीन मिसाल है। 9 फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर एक जैसा इल्ज़ाम लगा, मगर सज़ा सिर्फ एक को हुई। मरकजी मुल्जिम को तो केस में शामिल ही नहीं किया गया। हनीफ अब्बासी की सज़ा होने के 2 माह बाद ग्लोबल फार्मास्यूटिकल को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि इस कंपनी पर भी वही इल्ज़ाम था जो हनीफ अब्बासी पर था। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसर पर ग्लोबल फार्मा से तोहफे में घर लेने का इल्ज़ाम लगा। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा बल्कि इल्ज़ाम साबित भी हुआ और उन्हें नौकरी से बरतरफ भी कर दिया गया। ग्लोबल फार्मा कंपनी, जिसकी हैरत अंगेज तौर पर हनीफ अब्बासी केस से खासी मुमासलत है, उसे हनीफ अब्बासी की सज़ा के 2 माह बाद ही खुली छूट दे दी गई। इस कंपनी के मालिक ने द न्यूज़ को बताया कि दौरान तहकीकात ANF को पता चला कि मेरी कंपनी के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात गलत थे और यही वजह थी कि उन्होंने गुज़िश्ता साल दूसरा चालान जमा कराया और मेरी कंपनी को क्लीन चिट दे दी।
उनका कहना था कि उन्होंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी एएनएफ ने दूसरा चालान मेरिट पर जमा कराया। इसी तरह इस केस से मुतालिक मरकजी मुलजिम जिन्हें 9,500 किलोग्राम एफेड्रीन दी गई थी उसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अहम ओहदा दे दिया गया। खबर के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दस्तावेजी रिकॉर्ड से साबित होता है कि हनीफ अब्बासी वाहिद शख्स हैं जिन्हें इस केस में उम्र कैद की सजा हुई है। बाकी कंपनियों को या तो छोड़ दिया गया या उन्हें खुली छूट दे दी गई या फिर इस केस में शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि 9 साल गुजर चुके हैं। 2 कंपनियों के मालिकान को तो 2014 में ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ अदालत ने रिहा कर दिया था, जबकि 2 मजीद कंपनियों को अब तक केस में शामिल ही नहीं किया गया 9 साल बाद भी। इसके अलावा खबर के मुताबिक एफेड्रीन केस का तफ्तीशी अफसर मुल्क से बाहर जा चुका है और अब इटली में रह रहा है। इसी तरह इस केस के एक और अहम किरदार को मुलजिम की कंपनी में शराकतदार बना दिया गया था। यही नहीं, एएनएफ रिकॉर्ड के मुताबिक 10 अक्टूबर 2011 में एफेड्रीन का असल केस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ रजिस्टर किया गया। 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ, यानी ये जो दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, एफआईआर में दोनों कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वजारत सेहत से एफेड्रीन बरामद करने का एनओसी लिया, लेकिन उन्होंने उसे मकामी मैन्युफैक्चरर्स और नामालूम अफराद को फ़रोख्त कर दिया। एनओसी लिया था बरामद करने का, लेकिन मकामी तौर पर फ़रोख्त कर दिया। इन दोनों कंपनियों के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई और 9 साल गुजरने के बावजूद इन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह 31 दिसंबर 2010 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जो मजीद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन 15 मई 2014 को खुसूसी अदालत के जज ने इन दोनों कंपनियों को भी के मालिकान को भी बरी कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि एएनएफ ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया। खबर के मुताबिक एएनएफ ने हनीफ अब्बासी की ग्रेस फार्मा के खिलाफ 21 जुलाई 2012 को एफआईआर दर्ज की। एफआईआर हनीफ अब्बासी और उनके पार्टनर के खिलाफ दर्ज की, लेकिन बाद में एएनएफ ने पार्टनर का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त से निकाल दिया और उन्हें हनीफ अब्बासी के खिलाफ बतौर गवाह पेश कर दिया। खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल 2019 में हनीफ अब्बासी को जमानत दी और अपने मुख्तसर फैसले में कुछ अहम सवालात उठाए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस्तग़ासा टीम से सवाल किया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने एफेड्रीन को जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत शेड्यूल में शामिल किया है या नहीं, जिसका इस्तग़ासा ने इनकार में जवाब दिया। मगर एफेड्रीन कंट्रोल एशिया की फहरिस्त में अब भी शामिल नहीं है। द न्यूज़ ने एएनएफ तर्जुमान से 6 जुलाई 2019 को रब्ता किया। तर्जुमान ने तहरीरी सवालात तलब किए और जो उन्हें दे दिए गए। इस स्टोरी के मुताबिक एएनएफ तर्जुमान ने 3 रोज़ गुजर जाने और मुतअद्दिद मरतबा फ़ोन करने के बावजूद इन सवालात के जवाब नहीं दिया। एक जैसा इल्ज़ाम, मगर 9 कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर एएनएफ उनके खिलाफ केस साबित नहीं कर सका और सिर्फ एक ही शख्स को सज़ा हुई और वो शख्स है हनीफ अब्बासी, नून लीग के हनीफ अब्बासी। इस पर बात करेंगे फ़खर दुरानी से, जिन्होंने इस पूरे केस की तहकीकात की और एनएफ से भी मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, मगर उन्हें जवाब नहीं मिला। क्या अब मिला है? फ़खर दुरानी, बहुत शुक्रिया। आपने स्टोरी में बताया कि 3 दिन तक आपने जवाब का इंतज़ार किया, अब स्टोरी छप गई, आपको आपके सवालात का जवाब मिला या अभी तक नहीं मिला 9 सवालों का जवाब? शाहजेब साहब, हमने इनसे सबसे पहले हफ्ते वाले दिन रब्ता किया था एएनएफ के स्पोक्स पर्सन से। पहले हमने उनको वर्बली जब सवालात भेजे तो स्पोक्स पर्सन ने हमें एक सवाल का जवाब दिया था कि जो रमज़ान गिल साहब थे, एक सीनियर ऑफिशियल थे एएनएफ के, उन्होंने उनके हवाले से था कि इनको एक घर गिफ्ट किया गया था एक फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से। उस पे ये इल्ज़ामात, और उसके बाद जब इंक्वायरी चली तो ये साबित हो गए थे इल्ज़ामात, जिसके बाद उनको एएनएफ से रिमूव कर दिया गया था। हमने ये सवाल जब उनसे वर्बली पूछा था तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था, उसके बाद ही वो एएनएफ छोड़ के गए। ताहम जब हमने मज़ीद सवालात उनसे पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि बेहतर यही होगा कि आप हमें रिटर्न में ये भेजें सारे सवालात, तो हम आपको प्रॉपर्ली इनका जवाब देंगे। आज 5 दिन हो गए हैं, एक सवाल का भी उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। बार बार हमने उनसे रब्ता किया, स्टोरी छपने से पहले भी एक दिन मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने यही बताया कि अभी तक हमें कोई मुतल्लिका लोगों की तरफ से जवाब नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे। हमने सिर्फ एएनएफ वालों से नहीं किया रब्ता, जितनी भी इसमें अक्यूज़ कंपनीज थी उनके मालिकान से भी रब्ता करके ये सारे सवालात पूछे, जिसमें से कुछ का उन्होंने जवाब दिया। जैसा कि रमज़ान गिल साहब के हवाले से जो उन्होंने बताया कि ऐसी ये सारी जितनी भी इनके हवाले से घर गिफ्ट करने के हवाले से है, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान गिल साहब शायद अपना टेन्योर पूरा करके उसके बाद ही एएनएफ से गए हैं।
इसके अलावा जब उनसे हमने ये पूछा कंपनी के मालिक से, जिनको हनीफ अब्बासी साहब की जो सज़ा थी जुलाई 2018 में, जबकि ANF ने उस कंपनी को सितंबर 2018 में 2 महीने बाद ही क्लीन चिट दे दी थी। हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्लीन चिट कैसे दे दी गई, जबकि आपके केस में और हनीफ अब्बासी के केस में आइडेंटिकल सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, क्योंकि जिनसे इन्होंने एफेड्रीन ख़रीदी थी वो भी एक ही कंपनी से ख़रीदी थी, अल्फ़ा लैब से। उसके बाद जब इन्होंने ये मेडिसिन बना के डिस्ट्रीब्यूट की, इन दोनों कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेम थे। उसके अलावा जो इन्होंने शिपमेंट की वो भी तकरीबन एक ही कार्गो शिपमेंट से वो किए गए थे। ऐसा क्या हुआ कि हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा दे दी गई, जबकि दूसरी कंपनी है उसको ANF ने क्लीन चिट दे दी? तो उस पर उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि हमने लोअर कोर्ट से ये बाकायदा दरख्वास्त की थी कि हमें ANF के लेवल पे ही एक इंक्वायरी कराई जाए। अगर ANF हमें उसमें इंक्वायरी के लेवल पे ही ये इल्ज़ामात साबित हो जाएँ तो हमें बेशक आगे चालान वगैरह दे दें, अगर नहीं है तो उसके बाद हमें इस वजह से ANF ने क्लीन चिट दी। मगर साथ में ये बताइएगा कि फिर जो बाकी कंपनियां हैं उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कहती हैं? अगर ANF से जवाब नहीं आया तो कंपनियों से जवाब आया? ग्लोबल के हवाले से जो ANF ने एक दोबारा से चालान जमा कराया था वो सितंबर 2018 में कराया था। उसके बाद मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई हैं जिसमें ग्लोबल फार्मा, हैरत की बात यह है कि ग्लोबल फार्मा को एक क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं उसके बाद 4-5 हेयरिंग्स हुई हैं, किसी एक में भी ग्लोबल फार्मा के मालकान शामिल नहीं हुए। मैं उस केस की सारी स्टडी की है तो उसमें हर जगह पे, हर हेयरिंग पे मालकान की तरफ से ये एक उज़र पेश किया जाता था कि उनकी रिश्तेदार बीमार हैं, वो उनको अटेंड करने के लिए उधर हैं और ये हेयरिंग पे नहीं आ सकते। जो लास्ट हेयरिंग हुई है इसकी मार्च 2019 में हुई है, उसके बाद अभी तक हेयरिंग नहीं हुई। लेकिन ये एक बड़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए भी कि अगर आपको एक क्लीन चिट मिल रही है उसके बावजूद अवॉइड कर रहे हैं जो ग्लोबल के मालकान हैं वो इस अदालत में जाने के लिए और उसको आगे फर्दर जो भी केस की प्रोसीडिंग है उसको अटेंड करने के लिए। इसके अलावा से मेन इसमें अक्यूज कंपनी थी वो डेनिस फार्मा थी और उनके मालिक हैं चौधरी अंसर फारूक साहब। उनके ये वही शख्स हैं जिनके खिलाफ साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुबह मोटो लिया था कि उनको 9500 किलोग्राम एफेड्रीन दी गई थी। 9 साल हो गए हैं उस केस को, अभी तक उनको उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। और उसके अलावा अभी रिसेंटली ये हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इनको स्टीयरिंग कमेटी फॉर हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए एक मेंबर के तौर पे वो किया है, जबकि इसके साथ साथ ही वो चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी फाउंडेशन के सरवर फाउंडेशन के कंट्री हेड हैं पाकिस्तान में। जब हमने उनसे बात की कि अभी तक आपकी इंडाइटमेंट क्यों नहीं की गई इस केस में, तो उन्होंने ये बताया कि हमने बारहा ये किया, कोर्ट में भी पेश हुए, हम अपना केस को भी एक्टिवली परसू कर रहे हैं। ये तो ANF के ऊपर मुनहसर है कि वो कब हमें इसके हवाले से वो करते हैं। जबकि मैंने फिर उनसे पूछा कि हनीफ अब्बासी साहब का केस और आपके केस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था, आपके केस में एफेड्रीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो उनको इतनी जल्दी कैसे सज़ा मिल गई? तो वो ये कह रहे थे कि हमने हनीफ अब्बासी साहब से भी ये डिस्कस किया था कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, इस केस को आप तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और उससे पहले ही मैं इस केस से फ़ारिग होना चाहता हूँ। हमने उनको बारहा समझाया था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि हनीफ अब्बासी साहब के केस में 2 मेन अक्यूज़ थे, एक हनीफ अब्बासी साहब थे और एक इनके को पार्टनर थे जो 50% के पार्टनर थे। जिस टाइम ये ANF का कोटा लिया गया, जिस टाइम ये केस दर्ज हुआ, उस टाइम भी वो को अक्यूज़ के तौर पे थे जाहिद बख्तावरी साहब। लेकिन उसके बाद ANF ने उनको को अक्यूज़ की लिस्ट से निकाल के उनको प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पे शामिल किया और उनसे हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ गवाही ली गई। जब हमने उनसे जाहिद बख्तावरी साहब से ये सवालात पूछने की कोशिश की तो पहले तो वो राज़ी हो गए कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही हमने ये पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे कि आप क्या उस टाइम जिस टाइम ये ANF का कोटा हासिल किया गया था उस टाइम कंपनी के 50% के पार्टनर थे, और क्या आपके जो इनिशियल चालान जमा किया गया था अदालत में उसमें आप को अक्यूज़ के तौर पर थे या प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पर आपको बाद में शामिल किया गया? तो उसके फ़ौरन बाद ये सवाल सुनने के बाद उन्होंने हमसे रब्ता ख़त्म कर लिया और बारहा हमने उनसे जब ये पूछने की कोशिश की तो जवाब कोई नहीं दिया। शुक्रिया। फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे हैं, हैरत अंगेज़ ये हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक नया मुहाज़ खुल गया है और इस मुहाज़ में सिर्फ हुकूमत का ही नहीं
ऑपोजिशन का भी इम्तिहान है। एक तरफ नंबर गेम में हुकूमत के अरकान की तादाद ऑपोजिशन के मुकाबले में कम है, मगर फिर भी हुकूमत पुरएतमाद है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के साथ मिलकर उन्हें भी वही बात कह दी है जो कुछ टाइम पहले उन्होंने अवाम से कही थी। उन्होंने चेयरमैन सेनेट से कहा है कि आपको घबराना नहीं। ऑपोजिशन को भी यकीन है कि वो मौजूदा चेयरमैन को हटाने और अपना चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब हो जाएंगे। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी ने आज मुशावरत के बाद चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बिजंजो के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमती जमातें ये कह रही थी कि अगर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को हटाया गया तो बलूचिस्तान का एहसास महरूमी बढ़ेगा, इसलिए अब नाम बिजंजो साहब का आया है, मगर वो अपोजिशन जमातें बलूचिस्तान से ही अपना उम्मीदवार लेकर आ गई हैं। दूसरी हुकूमत भी पुरुमीद है कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को डट जाने का मशवरा दिया है और कहा है कि आप हाउस को शानदार अंदाज में चला रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक अदम एतमाद को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। मुफाद परस्त लोग जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को आदम सवाती और शिबली फराज ने नंबर गेम पर भी ब्रीफिंग दी। शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम होगी क्योंकि अपोजिशन में तकसीम है और बहुत से अरकान इसके खिलाफ वोट देंगे। तहरीक इंसाफ ही के सेनेटर फैसल जावेद ने दावा किया कि नून लीग के 12 से 13 सेनेटर सादिक सिंजरानी के खिलाफ वोट देंगे। हुकूमत भी पुरुमीद है इस लिहाज से कि उनके पास नंबर गेम बेहतर है। सूरत हाल ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को 53 वोट चाहिए और सेनेट में अपोजिशन के पास 67 और हुकूमती इत्तेहाद के पास महज 36 वोट हैं। फिर भी हुकूमत इस वक्त कॉन्फिडेंट है, मगर वोटिंग खुफिया रायदही से होगी, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन का ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अगर अपोजिशन इसमें नाकाम हो गई तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकाम होगी। हुकूमत के खिलाफ तो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स की कॉल की बातें वो कर रहे हैं यौम सियाह की, मगर यहाँ नाकामी हो गई तो सब धरा का धरा रह जाएगा जो इतने बड़े बड़े उनके दावे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए कि एक शख्स किसी पर तेज़ाब फेंके, उसका चेहरा जला दे, जिस्मानी और जहनी अजियत दे तो क्या ऐसा शख्स किसी हमदर्दी, किसी नरमी या रियायत का मुस्तहिक हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से अहम फैसला दिया और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। खातून पर तेज़ाब फेंकने पर सज़ा के खिलाफ मुलजिम की अपील पर समाअत के दौरान मुलजिम के वकील ने अदालत से कहा कि मुतासरा खातून ने मुलजिम को माफ़ कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि मुतासरा खातून को धमकाकर बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट भेजा गया हो। मुतासरा खातून बेशक माफ़ कर दे, कानून तेज़ाब गर्दी के मुलजिम को माफ़ नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को तेज़ाब से जलाना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है और इससे मुताल्लिक़ कानून इंतहाई सख्त है। तेज़ाब गर्दी रियासत के खिलाफ जुर्म है, इस केस में कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये बड़े अहम रिमार्क्स और अहम फैसला चीफ जस्टिस की तरफ से सामने आया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।